हेलो, गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है, आप लोगों का पार्ट 2 का एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। तो पार्ट 2 में जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। 21 से जूलॉजी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जो भी बच्चे पार्ट 2 में हैं या इंटरमीडिएट में हैं, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। पेशेंस से आप थोड़ा देखेंगे। होप आप लोग सब कुछ पढ़ लिए होंगे। तो आपका जो वीडियो का टाइमिंग होगा टिल द लास्ट देखेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा, कुछ नया चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आप बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। बुक्स को पढ़ने से क्लैरिटी आपको आएगी कि कहाँ पे क्या है। इसमें मैं आपको बेसिक्स और थोड़ा सा एडवांस जो बीएससी लेवल का है उस लेवल तक मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूछता है। तो चलिए वन बाय वन करके हम आते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया इज ए बिग टॉपिक, ठीक है, बहुत बड़ा है। तो इसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक और एक पर्टिकुलर लेवल के हिसाब से ट्राई कर रहे हैं। तो लेवल जो है आपका इंटरमीडिएट प्लस बीएससी का है। तो इसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। चलिए वन बाय वन आते हैं हम लोग। इसमें जो बच्चे नए हैं, जो अभी तक इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं, वो इस चैनल को अगर आप मेडिकल से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं या कोई कम्पिटिटिव जो साइंस से रिलेटेड है उसके लिए करते हैं या हायर स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो या यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, जिसमें आपको साइंस एज ए सब्जेक्ट रखना है, तो उसमें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है डॉक्टर दीपक कुमार झा। और ये सर्च मारने से आप कोई भी चीज़ को अगर देखते हैं तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप उस पर कॉमेंट्स कर सकते हैं, तो उस पर और प्रोग्रेसिव होगा कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। इम्प्रूवमेंट के लिए आप दूसरों को भी बता सकते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं कि हाँ नहीं हमको तैयारी करना है सीरियसली वे में, वो भी देख सकते हैं आप। उसके बाद आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर एक लेवल का पढ़ाई अलग अलग है। तो आपके लेवल का जब कोई मटेरियल आता है तो आप उसको देख पाएँ, इसलिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। इसमें ये पहला स्लाइड है। शायद आपको अभी बहुत भारी लग रहा होगा कि क्या क्या सर ने स्ट्रक्चर्स डाल दिया है, लेकिन ये सब स्ट्रक्चर्स आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी पड़ेगी कि ये क्या है। अभी तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि ये क्या क्या डाल दिया, अल्फ़ा बीटा ए बी सी सी नीटा, ये मतलब थोड़ा सा अल्टर लग रहा होगा, या यही आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि हाँ क्या है सर। नहीं, हाँ तो कोई ये है, ये भी एक स्ट्रक्चर्स है, इसको भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा। मे बी अगर हो रहा है तो आप ये वीडियो देखने के बाद ये सब चीज़ का क्लैरिटी आपके पास होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देख के बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ही है, तो स्ट्रक्चर्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं विथ फंक्शंस, वो हम इस पे केयर करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो बी कंसंट्रेट। हाँ, चूँकि पढ़ाई है उसमें देखिए पढ़ाई में तो आपको टाइम देना पड़ेगा। पढ़ाई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप छुए हो जाएगा, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, आप नहीं दोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर आपको करना है 1 घंटा आप मेरे साथ रहिए, जो भी टाइम वीडियो प्रिपरेशन में है, उसमें आपका अगर नहीं क्लियर होता है तब आपको लगेगा कि नहीं टाइम देने से नहीं हो रहा है, हाँ तब एक क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। लेकिन अगर आप टाइम नहीं देंगे तब तो नहीं होगा, ये श्योर है। आपको पढ़ना है। बच्चे कभी कभी उनका बैकलॉग लग जाता है, कष्ट होता है टीचर्स को भी कि उनको बैकलॉग नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव युग है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो मन में होगा वो पढ़िए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आपको समझ में आना चाहिए। वो आएगा, वो नहीं आता है तब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, वो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूँगा कि आपका क्लैरिटी कैसे अच्छा हो, वो मैं कोशिश करूँगा। तो ये स्ट्रक्चर सब आपका मैं पहला स्लाइड दिया हूँ, डराने के लिए नहीं दिया हूँ, ये समझाने के लिए दिया हूँ कि ये सब स्ट्रक्चर्स इस वीडियो के देखने के बाद ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं वन बाय वन। आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये ऑर्गेनल्स है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि यूकैरियोट्स जो थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोकैरियोट से बहुत ज़्यादा मिलता है।
तो यूकैरियोट ने इसे इन प्रीवियस ड्यूरिंग इवोल्यूशन इसे अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये पहले एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहा होगा जिसको ड्यूरिंग द इवोल्यूशंस यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्ट कर लिए हैं। पहले क्या क्या रहा होगा, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोट्स में जो जो चीज़ होते हैं सारे प्रॉपर्टीज में आपको मिलेंगे, ठीक है। वन बाय वन करके हम आते हैं। तो अभी यूकैरियोटिक में ये एक ऑर्गेनेल्स है, आपको ये पहला पॉइंट निकल, ऑर्गेनेल्स है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में भी होता है लेकिन ये एरोबिक यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और कहीं कहीं एब्सेंट होते हैं। कहाँ एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। यूकैरियोट्स में भी आरबीसी एक ऐसा सेल है जहाँ पे हेमोग्लोबिन भरा होता है, ऑर्गेनेल्स नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑर्गेनेल्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है आरबीसी में और अदर ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। 7वां 8वां क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया इज द कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल्स, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है, ये एनर्जी जनरेशन और रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। इंटरनल रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटर्नल रिस्पिरेशन जिससे हम इन्वायरमेंट से CO2 को मतलब O2 को लेते हैं और CO2 को लंग्स से इन्वायरमेंट में डालते हैं, वो हुआ एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। और एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो सेल भी वही काम करता है, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन में ATP का सिंथेसिस भी होता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी जनरेशन। उसके बाद इसके साइंटिस्ट के बारे में आपको कुछ लिखना होगा। तो ये फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर ने, चूंकि ये बड़ा सा ऑर्गेनल्स है इसीलिए ये बहुत पहले डिस्कवर्ड हुआ था 1857 में। इसको फर्स्ट में कॉलिकर ने इसे डिस्कवर्ड किया और बेंडा जो थे इनका नाम दिया है। नहीं, बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया नेम वाज गिवन बाय, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट थे तो अलग अलग डायरेक्शन में ये, क्योंकि प्लांट और एनिमल से दोनों में पाया जाता है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, लेकिन सबसे पहले कॉलिकर ने किया था। और नाम भी इसका डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट देते थे, लेकिन अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है इट इज गिवन बाय बेंडा, ये 1898 में दिया गया था, ठीक है। तो एक बेसिक प्रॉपर्टी है। हाँ, इसमें माइटोकॉन्ड्रियन दो वर्ड से मिला हुआ है। तो माइटो का मतलब थ्रेड होता है और कॉन्ड्रियन का मतलब ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप ये स्लाइड आपका क्लियर होगा। सेकेंड स्लाइड आते हैं हम लोग। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बोलता है कि ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो इसमें जो मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर्स है ये इसका, कि ये बोलता है बॉन्डेड डबल मेम्ब्रेन से, जैसे एक मेम्ब्रेन हुआ दूसरा ये हुआ, तो बोलता है डबल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर्स घिरा होता है, जैसे ये नहीं, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड फंक्शन एज द सेल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका जो वर्क है वो सेल डाइजेस्टिव सिस्टम, हम भी लोग भी डाइजेस्ट करके क्या निकालते हैं? एनर्जी बोलते हैं कि एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलता है, तो ये भी डाइजेशन करके सेल के अंदर में डाइजेशन करके एनर्जी देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आते हैं, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये आप पढ़े होंगे, दो ऑर्गेनल्स है हमारे पास, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरोप्लास्ट, दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस किसको बोल रहे हैं? ऑटोनोमस में बोलता है फुल फ्लेजेड, वो सारा काम खुद करेगा। तो बोलेंगे कि ये सारा काम खुद करता है क्या? नहीं, सारा काम नहीं, ये चूंकि डिपेंडेंट है उस सेल पे, यूकैरियोटिक सेल पे, इसीलिए इसमें सेमी लगा हुआ है, लेकिन इसमें अपना DNA है, अपना राइबोसोम है, तो इसीलिए ये अपना खुद का RNA सिंथेसिस करता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये सेल पे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं है एक्सेप्ट स्पेस, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये सेल को पूरा एनर्जी देता है। सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं एनर्जी बेस्ड, वो उनका प्रोडक्शन एनर्जी का यही होता है। ये और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि अपना खुद का DNA है, खुद का RNA बनाता है, खुद का प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो अपना जितना भी वर्क है ये खुद करता है, लेकिन ये स्पेस के लिए डिपेंड होता है किस पे? यूकैरियोटिक सेल्स पे। तो क्योंकि इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनल। तो ये समझ में आ गया। ये वर्ड्स आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल्स और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स, ये दो वर्ड्स आपको सुना हुआ होगा, आई होप सो। ये क्यों है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल? इसके पीछे यही रीजन है कि इसके पास अपना mRNA होता है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अपना tRNA होता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक सेल डिवाइड होते हैं तो दो सेल बन जाते हैं,
तो बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से ही डिवाइड करके बनता है। तो सेल जब डिवीजन होने लगता है तो उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होकर एक सेल से दो सेल में, जैसे बाइंडरी फिशन होता है उसी तरह ये बाइंडरी फिशन से ही डिवाइड करता है थ्रू फिशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि एवरी न्यू माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही आपस में, जैसे बैक्टीरियल सेल डिवीजन है उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया का भी सेल डिवीजन है, बाय फिशन ये डिवाइड कर जाता है। आई होप ये बेसिक चीज जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, शेप आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता है, तो बोलते हैं ये सिलिंड्रिकल होता है। नहीं, सिलिंड्रिकल मतलब इस टाइप का, सिलिंडर टाइप का, इस टाइप का इसमें सेल होता है। तो सिलिंड्रिकल इन नेचर होता है जनरली। तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का शेप बहुत टाइप का होता है, लेकिन जनरली ये क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इस टाइप का। नहीं, तो बोलता है स्फेरिकल और इलोंगेटेड ओवॉइडल इन शेप, बट अपीयरेंस कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन एंड प्लेन ऑफ द सेक्शन। आप किस सेक्शन में इसका काटते हैं, जैसे ऐसे कट करेंगे तो ये फिर ऐसे गोला आ जाएगा। नहीं, ये आपको सेक्शन में देखना पड़ेगा कि ये सेक्शन कैसे कट करते हैं, उस टाइप से इसका आएगा। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर्स जो होता है वो वॉइडल या स्फेरिकल या डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेन, लोअर ऑर्गेन में माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। साइज में आते हैं तो जनरली साइज जो है वो प्रोकैरियोटिक इन नेचर होता है, तो ये 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक का साइज होता है। वैसे प्रोकैरियोटिक सेल 5 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, इसीलिए 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर इसका जनरली साइज है। ये प्रोकैरियोटिक से थोड़ा सा छोटा सा ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक भी इसी रेंज में आता है, लेकिन ये 0.5 टू 5 माइक्रोन्स होते हैं, माइक्रोमीटर्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये एक हेडिंग्स आप देख सकते हैं, ये बेसिक्स था माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्या ये है। आते हैं हम स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको इस तरफ से दिखेगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से दिखेगा। बोलेंगे सर इसमें क्या दिख रहा है, तो आप गौर से देखेंगे तो देखिए इसमें डबल मेम्ब्रेन है। ये दो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये, नहीं ये सॉरी बाहर वाला तो है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये नहीं है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसी का राउंडिंग आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो जनरली ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इस टाइप का, नहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है। एक होता है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो इनफोल्डिंग होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, फोल्ड होता है। जैसे ये है ना इनर मेम्ब्रेन, ऐसे करके फोल्डिंग है इसमें, गौर करेंगे आप, ऐसे करके फोल्डिंग है, नहीं ऐसे करके फोल्डिंग है। अब भी बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे करके फोल्डिंग है मेम्ब्रेन में, देख लीजिए ऐसे करके फोल्डिंग है, ऐसे ही स्ट्रक्चर है बना हुआ है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जितना जूमिंग साइज है उसमें आपको यही दिख रहा है कि ये देखिए ये फोल्डिंग वाला मेम्ब्रेन्स था। आप गौर करेंगे तो ये देख रहे हैं ना, ये फोल्डिंग वाला मेम्ब्रेन्स है, ये वाला नहीं, ये फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स है। इसी तरह से जितने भी मेम्ब्रेन्स दिख रहे हैं आपको ये फोल्डिंग है। ठीक है, इसको क्रिस्टा बोलते हैं। और क्रिस्टा पे ये जैसे क्रिस्टा है, इस पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर्स होता है ऐसे, नहीं, और ये दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। स्पेस को हम ये कर देते हैं, ये स्पेस है दो मेम्ब्रेन के बीच में, ये जो है वो स्पेस है। देखिए ये पीला वाला जो हम कवर कर रहे हैं ये क्या है, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है। देख रहे हैं, ये दो मेम्ब्रेन के बीच में, इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। ये स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, तो बोलेंगे सर आउटर मेम्ब्रेन तो आपने ढक ही दिया। नहीं, आउटर मेम्ब्रेन ये है। ठीक है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। तो आपको स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पढ़ना है सो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन पढ़ना है। इसके बीच में एक स्पेस है, ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पेस, जगह है, नहीं। उसके बाद आपको ये जो है वो मेम्ब्रेन में धंसा होता है, इसको हम लोग F1 F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। ऑक्सीसोम्स भी बोला जाता है इसको, F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। इसके अंदर में जो है वो ये वाला पार्ट जो है, आप इसको देखेंगे, ये इसका ये है मैट्रिक्स है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये इसका मैट्रिक्स है। ये पार्ट देख रहे हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन जितना स्पेस से घेर के रखता है इसको, ये पार्ट्स, ये इसका मैट्रिक्स है।
बना सकते हैं ऐसे भी फिगर। मैट्रिक्स में ही F1 पार्टिकल देखिए टिका हुआ है, F1 पार्टिकल मैट्रिक्स की तरफ ही होता है। ये सब मैट्रिक्स है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, ये देखिए ये सब मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स में क्या क्या होता है वो भी आपको पढ़ना है। इसमें जो होता है वो आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, ये राइबोसोम है, ठीक है। इसमें कुछ अपना इसका डीएनए होता है, नहीं इसमें जो है इसका अपना डीएनए होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर डीएनए होता है, ये जो होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए भी होता है। तो इसके बाद इस मैट्रिक्स में बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जो एटीपी प्रोडक्शन में रहते हैं, ठीक है। हम वन बाय वन करके सारे डिटेल्स पे आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के आप रखिएगा, आप सीख पाएंगे। तो ये सब सारे चीज को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, आई होप वन बाय वन करके आ रहे हैं। उसके बाद यही इसका स्ट्रक्चर्स है जो अभी आप बनाए थे, देख लीजिए आप। इसमें ये स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं कि कैसे इसको बनाना है वो आप देख लेंगे। ये स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको ये बनाना पड़ेगा। तो इसमें आते हैं, देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन एक हुआ पार्ट, मेम्ब्रेन में दो पार्ट है, ये एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन होते हैं ना, आउटर और इनर, और उस दोनों के बीच में स्पेस है, इसको हम इंटरमीडिएट स्पेस बोलते हैं। तो ये एक पार्ट इससे क्लियर हो गया आपका, देख लीजिए। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन में अंदर में फ्लूइड्स होते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, जिसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ये जो है वो राइबोसोम्स है, देख लीजिए आप कहीं पे दिया होगा, नहीं दिया। ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला, इसको हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। ये क्या है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम याद रखेंगे क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक इन नेचर, हमने आपको पहले ही बोल दिया। ये 70S राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है वो 80S होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में दो ऑर्गेनेल ऐसे हैं, जैसे प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया भी है और क्लोरोप्लास्ट भी है, दोनों के अंदर में राइबोसोम्स होते हैं जो 70S नेचर के होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन यूकैरियोटिक सेल्स व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड, तो अगर सेल पता है आपको यूकैरियोटिक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में 70S होगा और साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है। क्लियर है, वेरी गुड। तो ये आपका राइबोसोम्स हुआ। उसके बाद ये जो है छोटा छोटा पिंकिश कलर का, ये दिखाया गया है F0 F1 पार्टिकल, हम लोग पढ़ेंगे। और ये इनफोल्ड जो है, क्रिस्टी जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। जैसे आउटर मेम्ब्रेन तो ये रहा, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड करता है, यही क्रिस्टी को बनाता है। और इसी पे F0 रहता है, इसके F0 जो है मेम्ब्रेन में धंसा होता है और F1 पार्टिकल ऐसे रहता है। तो F0 F1 पार्टिकल होता है जहां पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये एटीपी प्रोडक्शन में काम देता है, किससे, ये ADP प्लस PI ये कन्वर्ट होता है। अब देखेंगे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके ये क्या बनाता है, ATP। कहाँ पे, साइटो मैट्रिक्स में, इसके मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यही इसका जो डायमेंशन होता है, ये 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर ये चौड़ा होता है, और इसका लेंथ जो होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर लंबा होता है ये, ठीक है। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के जो डायमेंशन में है उसी डायमेंशन में ये होता है। आई होप आप देख लीजिए, कोई मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। हाँ, इसी को आपको मैंने बनाना सिखाया था, सीधा ऐसा बना लीजिएगा। और सेकेंड वाले को देखिए, सेकेंड वाले को ऐसे बनाइएगा, फिर ऐसे ले जाइएगा, ऐसे बना के, और इसके बीच में जो दो के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसमें आप ये वाला दीजिएगा इधर से, तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। देखिए बन गया नहीं। और इनर वाला ये मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स की तरफ F1 F0 पार्टिकल आपको बनाना है। तो आप इसके स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, नहीं, हाँ बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, इजीली है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या बनाना है। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपका एक आउटलाइन है, ये आपका आउटलाइन है, इसी के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आप सीखना है तो पेशेंस रखना है। तो जो बच्चे पेशेंसेबल सीख पाएंगे उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हम जाएंगे इसी डायरेक्शन में।
पहले हम आपको बताएंगे कि हाँ ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में, इसमें हम कंपोजिशन बताएंगे, परमिएबिलिटी किसका है, क्या फंक्शंस हैं दोनों के, तो मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद हम स्पेस के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये पार्ट्स, दो पार्ट्स इसका मेजर है। क्या क्या मेजर है? एक तो है आपका ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट और दूसरा पार्ट है F0 F1 पार्ट के। बाकी बहुत इजी है, नहीं तो दो में थोड़ा पेशेंस रखिएगा। और सबसे रिलेटेड है, मतलब आपको समझना है, बेसिकली मोटो को समझना है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन, परमिएबिलिटी और फंक्शंस पढ़ेंगे। एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन का इनपरमिएबिलिटी पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ में इनपरमिएबल है। इन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे, F0 F1 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है और बहुत सारे मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटॉन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। और आप थोड़ा सा पेशेंस लेके इसको देखेंगे, आपको आ जाएगा। आई होप सो, पेशेंस रखना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आउटर मेम्ब्रेन के कंपोजिशन, परमिएबिलिटी और फंक्शन पे। उसके बाद हम लोग इनर मेम्ब्रेन के कंपोजिशन, परमिएबिलिटी और फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, चलिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लिए हैं आपके, क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जनरली ये इसका जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, ये इंटरनल आर्किटेक्चर है, ये पूरे इसमें पढ़ना है। ये कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, कैसे दूसरे को हेल्प करता है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो चलिए आउटर मेम्ब्रेन में आते हैं हम लोग। तो आउटर मेम्ब्रेन जनरली आप देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, वो जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उसी तरह के मेम्ब्रेन्स हर एक ऑर्गेनेल्स में भी होते हैं। जो हमारा मॉडल था ना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वही मॉडल हमारे ऑर्गेनेल्स में भी होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंपोजिशन के हिसाब से थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है। आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। सेल भी जनरली 2 लेयर्स का होता था, माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लेयर्स का होता है। इसमें देख लीजिए। आप बोलेंगे सर सबको याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, याद नहीं करना पड़ता है। आप जैसे इससे पहले हम आपको स्क्रिप्ट बताए थे कि हाँ इसके बाद हमको ये लिखना है, इसके बाद ये पढ़ना है, वो एक डायमेंशन आपके दिमाग में अगर सेट हो गया कि हाँ किस टॉपिक्स के बाद किस चीज़ को एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो आप लिखेंगे कि हाँ इस टॉपिक्स के बाद ये लिखना है, और उस टॉपिक्स में क्या लिखना है वो अंडरस्टैंड करना है। वो याद नहीं किया जाता, वो क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है। आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और हम आपसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, 1 घंटा ही में बोल रहे हैं कि अगर ये वीडियो 1 घंटा का मान लीजिए होता है, 1 घंटा में एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो आपको देना चाहिए। वो भी देने के लिए नहीं तैयार है तो मतलब कैसे होगा? वो आपको करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये भी है, आप आगे जाएंगे तो हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पूछेगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आप पढ़ ही लीजिए। नहीं, हाँ जो प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया। हम आपको बताएगा कि आपका कहाँ पर प्रॉब्लम होगा या मुझे और क्या बताना चाहिए था। ये मुझे भी डिटेक्ट होगा तो मैं आगे की वीडियो में उस सब चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आइए आते हैं हम लोग। बोलता है कि जनरली बाइलिपिड लेयर्स जो होते हैं वो बने होते हैं किस चीज़ से? बाइलिपिड लेयर भी बने होते हैं वो जनरली प्रोटीन, बाइलिपिड 2 लिपिड का लेयर होता है, प्रोटीन्स होते हैं इसमें। तो बोलता है कि दिस इज ए स्मूथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जनरली ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हमारे सेल के बाहर में भी होता है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से एक्सप्लेन हुआ था। उसमें बोलता है कि प्रोटीन चैनल्स होते हैं। चैनल्स मतलब रास्ता, चैनल्स मतलब जैसे ये 2 मेम्ब्रेन है ना, तो बोलता है कि नहीं इसमें चैनल्स होते हैं, ऐसे ऐसे चैनल्स होंगे। ठीक है, मतलब बीच से कुछ जा सकता है, दैट इज कॉल्ड चैनल। चैनल नहीं होता है, चैनल कुछ जाने वाला ही होता है। ठीक है, तो बीच में कुछ चैनल्स होते हैं। बोलता है इनक्लोजिंग द इंटायर ऑर्गेनेल्स। ये आउटर मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आउटर मेम्ब्रेन तो जाहिर सी बात है यार, पूरा चैनल को ही, पूरा ऑर्गेनल को ही ये होता है, स्मूथ होता है। इसमें क्या याद रखना है? हाँ, इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं। आइए, तो बोलते हैं किस चीज का चैनल होता है? तो प्रोटीन्स का चैनल होता है, जो पोरीन्स का बना होता है। ये पोरीन्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, कोई भी आपको याद रखना है, पोरीन्स आउटर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, इनर में नहीं होता है। तो ये पोरीन्स होता है which can permissible for the movement of 5 किलो डाल्टन। इतना तक का मॉलिक्यूल्स है वो, यहाँ पे 5 किलो डाल्टन तक का मॉलिक्यूल्स अगर है तो ये इससे मूव करके आ सकता है अंदर में, इससे बड़ा मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं करने देगा।
तो बोलेंगे सिर्फ प्रोटीन सी होता है, पोरीन सी होता है। पोरीन एक चैनल है, मतलब एक पाइप है, पाइप समझते हैं जिससे पानी जाता है, नहीं तो उसी तरह का एक चैनल है जिसको हम पोरीन्स बोल रहे हैं। आपको हम दिखाएंगे इसके बाद पोरीन्स का स्ट्रक्चर दिया है। बोलता है द आउटर मेम्ब्रेन इज अबाउट 7 नैनोमीटर थिक। 7 नैनोमीटर मतलब अगर मान लीजिए ये 7 नैनोमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है, तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो 5 नैनोमीटर थिक होता है केवल। जो ये आउटर है तो इनर क्या होगा, इनर का जो मोटाई होगा वो 5 नैनोमीटर, मतलब इतना ही होगा, ये इनर होगा, ये 5 नैनोमीटर। तो ये आउटर है और ये क्या होगा, इनर। तो आउटर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, तो आप ऐसे याद रखिए ना, घर का बाहर का बाउंड्री लोग स्ट्रांग बनाता है, नहीं अंदर के बाउंड्री से। तो अगर 2 बाउंड्री है तो बाहर वाला स्ट्रांग रखेंगे ना, तो 7 नैनोमीटर थिक जो होता है वो बाहर वाला होता है, 5 नैनोमीटर थिक अंदर वाला बाउंड्री होता है। नहीं, जो अंदर वाला बाउंड्री पतला इसलिए भी होता है, आगे आप देखेंगे कि वहाँ पे मूवमेंट होता है आयंस का, नहीं तो वो सब चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 डायमीटर आप याद रखिएगा, 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर, दैट इज आउटर बाउंड्री थोड़ा मोटा होना पड़ेगा। घर में भी आप आउटर बाउंड्री बनाएंगे तो थोड़ा मोटा बनाएंगे ना अंदर के बाउंड्री के हिसाब से। इसीलिए जैसे घर के बाहर में जब हम लोग 4 दीवारी के घर भी बनाते हैं तो बाहर वाला वॉल जो देते हैं वो 10 नैनोमीटर, ये 10 इंची का दीवार जो है, तो बीच में 5 इंची भी चल जाता है, नहीं तो अब ये याद रखने के लिए है कि बाहर वाला थोड़ा मोटा होता है। क्यों होता है ये हम लोग कॉमन सेंस से याद रखेंगे। हाँ, कितना होता है ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि बाहर वाला 7 नैनोमीटर होता है और अंदर का 5 नैनोमीटर होता है, ठीक है, इसमें और ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ इसमें आपको एक वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिसको पोरीन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें 5 किलो डाल्टन तक का मॉलिक्यूल्स जो है मूव करता है, ठीक है। हाँ, ये इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आते हैं हम आपको दिखाते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है, नहीं इसमें इसके कंपोजिशन में क्या होगा, ये फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड मतलब ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है, नहीं तो बाइलेयर मतलब एक जैसे ये है, एक लेयर है ऐसे, तो दूसरा लेयर ऐसे होता है, नहीं हेड और टेल होते हैं, ये बाइलेयर है, 2 लिपिड का लेयर है। इसी में पोरीन्स प्रोटीन्स होते हैं, यही जो है, इसी में पोरीन्स जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं जो मूवमेंट के लिए अंदर आउटर टू इनर ये स्पेस जो होता है इंटर स्पेस, उसमें मूव कराते हैं। बोलता है सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। सिंपल होता है क्योंकि वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये बोला ही गया था कि ऑर्गेनल्स का मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन्स जैसे ही होते हैं, बट किसी जैसे इसमें है कि फॉस्फोटिडाइल कोलिन और फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन, ठीक है, ये दोनों का जो अमाउंट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, ज़्यादा होता है। तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन और फॉस्फोटिडाइल इथेनॉल एमीन का नाम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन्स में ज़्यादा होते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन्स और इनर मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो भी पूछता है, तो आप आगे पढ़ेंगे इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन टू लिपिड रेशियो हाई होता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा होता है और आउटर मेम्ब्रेन्स में लिपिड ज़्यादा होता है, याद रहेगा ना। हाँ, आगे हम पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, वहाँ पे हम बता देंगे। और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो पोरीन्स के रूप में रहते हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल्स भी बोलते हैं या VDACS बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल बोलते हैं, इसी पोरीन्स को बोलते हैं। जो ये बनाता है एक्वस चैनल्स मतलब वाटरी चैनल्स बनाता है, जिससे मूवमेंट होता है आयन का। इसमें आपको पता है कितना मूवमेंट होता है, 5 किलो डाल्टन तक का जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर सकता है। इसमें आयंस मूव कर सकते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, आप याद रखेंगे। अच्छा, हम आगे आते हैं, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको कंपोजिशन में, और ये आउटर मेम्ब्रेन का कंपोजिशन देख रहे हैं, कंपोजिशन में आपको फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, और यही है आपका पोरीन्स का स्ट्रक्चर। ये एक जैसे पाइप दे डालते हैं ना, तो आपको ये नंबर सब याद नहीं रखना है, ये फिगर भी आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ समझने के लिए दिया है कि अगर आप इसको ऐसे उठा देंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे उठा दिए और फिर इसको अगर 180 ऐसे रोटेट कर देंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नहीं तो एक होल है, पोरीन्स क्या है, एक ये है जिससे कोई मॉलिक्यूल्स 5 किलो डाल्टन का मूव करता है। ये फिगर्स आपको नहीं बनाना है, लेकिन MSc लेवल में जाएंगे आप तब ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। इसमें बीटा बैरल्स होते हैं, अल्फा बैरल्स होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं।
उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी देख लीजिए। तो पोरिन्स है तो परमिएबिलिटी मतलब कैसे मूवमेंट करता है। तो 5 किलो डाल्टन तक का कोई भी मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है, जिसमें बेसिक्स जो हैं वो क्या क्या आते हैं, आयंस आते हैं, मेटाबोलाइट्स आता है और स्मॉल प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आयंस का मूवमेंट कराता है। इसका उल्टा जब इनर में पढ़ेंगे वो आयंस का मूवमेंट नहीं कराता, वो इनपरमिएबल टू आयंस है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस है। तो इसीलिए आप जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक थोड़ा पढ़ने से आपको नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद ये दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो जो मॉलिक्यूल्स 5 किलो डाल्टन्स के होते हैं वो तो यहाँ से आ जाते हैं पोरिन से, लेकिन बोलता है इन एडिशन टू पोरिन्स स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट फॉर द इंपोर्ट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल्स। जो सिंथेसाइज होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या साइटोसोल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स में, यूकैरियोटिक सेल में है। तो साइटोसोल्स में जो प्रोटीन्स ये लिपिड का सिंथेसिस होता है, उसको अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से ही क्रॉस कराया जाता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 5 किलो डाल्टन से ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये दो प्रोटीन्स के बारे में, पोरिन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेसिक्स है। हाँ, इसका ये जोड़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये आयंस जो है मेटाबोलाइट्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है, और जब हम ये आउटर मेम्ब्रेन में है, जब हम इनर मेम्ब्रेन में जाएंगे तो यहाँ इम्परमिएबल होता है ये। ठीक है, हम वहाँ पे आपको याद दिला देंगे। उसके बाद आते हैं इसके फंक्शंस में। फंक्शंस क्या है इसका? तो फंक्शंस क्या, एक्सचेंज क्या है, बाहर में है तो बाउंड्री होगा। दो चीज़ें है, सबसे बाहर वाला लेयर है तो एक तो बाउंड्री का काम करता है और दूसरा इस पे सेल का रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, जैसे एपोप्टोसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सेल इज प्रोग्राम अबाउट डेथ। सेल प्रोग्राम करता है कि कैसे हमको मरना है, दैट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। तो उसका भी सिग्नल्स जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे ही, उसका सिग्नल रिसीवर जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सरफेस पे होता है। तो जो बाहर में रहता है वो सिग्नल रिसीव करता है और बाउंड्री बनाता है। दो चीज़ कॉमन है हर एक चीज़, हर एक ऑर्गेनल्स के लिए। तो देखिए, बैरियर और इंटरफेस बोलता है कि ये बैरियर की तरह भी काम करता है, और ये अंदर में जो मेम्ब्रेन है उसका इंटरफेस भी होता है। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के लिए इंटरफेस का काम करता है। उसके बाद ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में करता है, बोलता है इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेल सिग्नलिंग, एक आगे आप एमएससी में पढ़ेंगे तो इट इज़ ए चैप्टर्स, बहुत बड़ा चैप्टर्स है, क्योंकि हर एक सेल सिग्नल लेके ही काम करता है। मैं ये मैसेज आता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है। खास करके दो प्रोसेस इसमें आपको दिखाया गया है, इंक्लूडिंग द रेगुलेटिंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब सेल प्रोग्राम करता है कि हमको कैसे, या सेल सुसाइड बोल सकते हैं, वो सेल सुसाइड करता है। तो द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी यहाँ पे एक प्रोसेस है। एपोप्टोसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, ये आपको अलग से एमएससी लेवल में पढ़ाया ही जाता है, एक टॉपिक ही है एपोप्टोसिस। लेकिन इसका जो सिग्नल है, ये एपोप्टोसिस वर्ड आप जरूर ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। तो ये मेम्ब्रेन्स जो है, इसका फंक्शंस जो है, ये सिग्नलिंग में है और ये बैरियर का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। क्लियर है? तो ये आउटर मेम्ब्रेन के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन में आपको पढ़ना है कि ये क्या करता है। तो आउटर यहाँ रहा तो इनर इसके बीच में है, तो इस दोनों के बीच में स्पेस होता है। जैसे ये स्पेस है ना, ये ब्लैक वाला स्पेस है, और यहाँ ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है इनफोल्डिंग बनाता है। तो ये स्पेस में क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी इनर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनर मेम्ब्रेन क्या करता है कि इसमें पहला ही वर्ड आपको, वहाँ पे पोरिन्स प्रोटीन था तो सब चीज़ परमिएबल था, मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे एक वर्ड मैंने जोड़ा है हाईली इम्परमिएबल, ये सब चीज़ के लिए परमिएबल नहीं है। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये सब चीज़ को जाने नहीं देता। बोलता है क्या है, और टू द मोस्ट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, आपको इससे पहले ही स्लाइड में बोला था मैं, अब देख लीजिए, एंड एक्सटेंसिवली फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर नोन एज क्रिस्टी। ये जैसे आउटर मेम्ब्रेन तो ये रहा, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करता है, इसी को क्रिस्टी बोलते हैं। फिर ये आगे जाके फोल्ड करेगा, ये क्रिस्टी बनाता है। क्लियर है? क्रिस्टी क्या करता है, देखिए ये मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक होता है तो इतना ही दूर होता ना, अगर ये स्ट्रक्चर्स नहीं होता, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर्स नहीं होता, तो इतना दूर का सरफेस एरिया यहाँ से लेके, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक का सरफेस एरिया अगर आप देखेंगे
ये सरफेस एरिया, और यहाँ से लेके यहाँ सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। नहीं, इसीलिए ये बोला जाता है कि इसमें जो है वो इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये क्रिस्टी का मेन फंक्शन क्या है? सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो सरफेस एरिया बढ़ता है, इसमें इसी पे F0 F1 पार्टिकल लगे होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसका भी स्ट्रक्चर आप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अवेलेबल फॉर दिस क्रिटिकल प्रोसेस, जो एटीपी सिंथेसिस होता है, दैट इज ए क्रिटिकल प्रोसेस, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। तो आप क्रिस्टी समझ गए। क्रिस्टी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर है? और वो किधर इनफोल्ड होता है? मैट्रिक्स की तरफ। और ये जो है ये स्पेस है, ये इसी को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नहीं, आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसमें प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पे काम करता है। तो चलिए आते हैं, और दूसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में तो बहुत टाइम पूछा गया है कि इनर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कहता है हाई प्रोटीन टू लिपिड रेशियो होता है। मतलब प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अगर हम बोलेंगे तो ये हाई होता है। हाई होता है मतलब ये एक से ज़्यादा होता है, मतलब प्रोटीन ज़्यादा होता है, ये कम होता है, तभी तो ये एक से ज़्यादा होगा। तो ये रेशियो जो होता है वो हाई होता है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन में जस्ट उल्टा है, उसमें लो होता है। इसमें 62% अराउंड प्रोटीन्स होते हैं, आगे कहीं पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और ये एसेंशियल है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS और ATP सिंथेसिस के लिए। ये 2 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है हाईली इम्परमिएबल है, और इसमें प्रोटीन्स और जो लिपिड का रेशियो है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स ज़्यादा होता है, और ये इसमें इनर मेम्ब्रेन ही फोल्डेड होकर क्रिस्टी बनाता है, क्रिस्टी पे ही F0 F1 पार्टिकल लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है। इसमें आइए हम इसके कंपोजिशन में चलते हैं। तो इसमें भी फॉस्फोलिपिड होता है, प्रोटीन्स होता है, वही हुआ फॉस्फोलिपिड में। हाँ, इसमें जैसे उसमें फॉस्फोटिडाइलकोलिन था, इसमें एक जो इसका इंटरनल प्रोटीन्स होता है फॉस्फोलिपिड, इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कार्डियोलिपिन है। एक प्रोटीन्स अलग हो गया, वहाँ पे फॉस्फोटिडाइलकोलिन था, ये इथेनॉल एमीन था, यहाँ पे क्या है? कार्डियोलिपिन। ये स्पेशल प्रोटीन्स है जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो 76% ऑफ इट्स मास होते हैं। तो प्रोटीन हाई हुआ ना, 62 नहीं, ये 76% है। और ये प्रोटीन्स जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। तो क्या क्या फॉर्म होता है? एक तो कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, ये प्रोटीन से बना होता है, 1 to 5 कॉम्प्लेक्स होता है। ATP सिंथेटेज इंजाइम्स है, ये भी प्रोटीन से बने हुए हैं। और बहुत सारा ट्रांसपोर्टर्स है, जैसे ADP है, ATP ट्रांसलोकेज है, बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। इसीलिए इसके मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन्स में ज़्यादातर क्या होता है? प्रोटीन्स ही हो रहा है। क्लियर है? आई होप सो इतना क्लियर होगा आपको। नहीं, आप देख लीजिए, आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हुआ। अब हम दूसरा चीज़ में, हाँ, ये कार्डियोलिपिन्स आप प्रोटीन से, ये आप याद रखेंगे। तो इसके वहाँ पे क्या था उसको भी याद रखेंगे। इसमें हमने वर्ड दिया, वहाँ पे परमिएबिलिटी दिया था इनर आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे इम्परमिएबिलिटी दिया है। क्यों दिया है? इसके पीछे का रीज़न देख लीजिए। ये बोलता है कि हाईली इम्परमिएबल टू आयंस, वो था पोरिन्स प्रोटीन था वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा परमिएबल था। ये क्या है? हाईली इम्परमिएबल टू आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देता है। बोलता है दिस इम्परमिएबिलिटी इज क्रूशियल, ये चाहिए, अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा फॉर मेंटेनिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अगर ये परमिएबल होगा तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, ये होता है हाईली इम्परमिएबल है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, वहाँ परमिएबिलिटी थी, यहाँ पे इम्परमिएबिलिटी है इसकी। उसके बाद स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं इस मेम्ब्रेन पे, जो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल कैरियर फॉर फैमिली विच रेगुलेट्स द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द मेटाबोलाइट्स, जैसे ADP, ATP, पायरुवेट्स, ETC, इस सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसकी इम्परमिएबिलिटी आप समझ गए। अब इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं,
फंक्शंस जो है वो आप जानते होंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, नहीं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखिए एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो आपको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये इसमें दो जो एंजाइम हो, ये ईटीसी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और एटीपी सिंथेटेज ये एंजाइम है। ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है जो जनरेशन ऑफ एटीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी इसका एटीपी का जनरेशन होता है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी एटीपी और एनएडीपीएच एफएडीए का जनरेशन होता है। तो लेकिन वो आपको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पढ़ना है, वहाँ पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन वो लाइट की वजह से होता है, नहीं लाइट की वजह से आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस में। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ होता है, और इसके लिए ईटीसी और एटीपीएस जो हो ये जो फंक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेसिस के लिए जरूरी है, और मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे फैटी एसिड का सिंथेसिस, क्रेब साइकिल, यहाँ पे दो हमने यूरिया साइकिल, नहीं ये सब में इसका इन्वॉल्वमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का। या माइटोकॉन्ड्रिया आप इसमें प्लांट में भी जब पढ़ेंगे तो एक ये है फोटो रेस्पिरेशन, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेकिन आप यूरिया साइकिल एक्चुअली यूरिया साइकिल होता है आपको लीवर्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे बॉडी में जो लीवर्स है यूरिया साइकिल उसके लीवर सेल में होता है, और वहाँ के ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे कि हाँ कहाँ पे क्या फंक्शंस है, क्रेब साइकिल कहाँ पे हो रहा है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लॉट ऑफ फंक्शंस है। लेकिन कुछ फंक्शंस आपको दिखाने हैं, इसीलिए आप कुछ लिखेंगे, ठीक है। आई होप सो ये स्लाइड आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में अभी तक आपने देखा, ये वन ऑफ द पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये रीजन है, दो मेम्ब्रेन के बीच का क्या है, स्पेस है, जहाँ पे मतलब एटीपी प्रोडक्शन के लिए प्रोटॉन को रखा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। तो इसमें देखेंगे कि रीजन बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये स्पेस है। इट प्ले द क्रूशियल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब जनरेशन ऑफ एटीपी, particular in the establishment of proton gradient used for ATP synthesis। मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट वहाँ पे मतलब मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हम प्रोटॉन को भेजते हैं कहाँ पे, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ना है, ये चेन है, क्रेब साइकिल में आपको एनर्जी प्रोडक्शन में पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से पहले हम यहाँ पे भेजते हैं H प्लस को, H प्लस फिर यहाँ से जब ये ग्रेडियंट बन जाता है तो H प्लस को फिर से यहाँ पे भेजा जाता है, नहीं तो यहाँ पे जब भेजते हैं साइटोसोल में मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे यहीं पे बनता है आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये आता है तब बनता है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चर्स है, तो अभी आप उतना इस पे माथा मत दीजिए, हम आपको ले चलते हैं, ये क्लियर आपको होगा, ठीक है। तो इसमें जनरली ये स्पेस है, हम आते हैं वन बाय वन करके आएंगे तब आपको ये क्लियर होगा। तो जनरली ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहने का मतलब होता है जनरेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। तो आई होप ये इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन में आपको अभी यही इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग क्रिस्टी में। क्रिस्टी में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, क्योंकि दो ही मेन पार्ट्स थे इसके, एक तो मेम्ब्रेन पार्ट जो आपने पढ़ लिया है अभी, अगर आप ब्रेक करके देखना चाहते हैं तो इसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर से देखिए, लेकिन मैं आपको कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ, हाँ आप में पेशेंस है तो पढ़िए अभी, ठीक है। तो क्रिस्टी में जो है वो इनर मेम्ब्रेन बनाता है, नहीं आप देखे होंगे कि आपको अगर स्ट्रक्चर्स हमने आपको पहले भी दिखाया और अभी भी आप अगर देखेंगे तो जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होके क्या बना रहा है, क्रिस्टी, नहीं ये, और इस पे एक स्ट्रक्चर्स आता है जिसको हम बोल रहे हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर्स है, ये नहीं ये स्ट्रक्चर्स है, तो ये मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोल रहे हैं F0, क्या बोल रहे हैं F0, और ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं F1, तो इसको F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं, नहीं और या इसको ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। तो ये बोलता है कि क्रिस्टिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, बोलता है दीज आर द इनफोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन
दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये दोनों चीज आप पढ़े हैं। क्रिस्टी मतलब हाउस द प्रोटीन इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस, इनहेंसिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एबिलिटी टू प्रोड्यूस एटीपी इफिशिएंटली। तो यही है क्रिस्टी जो एटीपी सिंथेसिस में पूरा योगदान करता है। कैसे करता है वो हम लोग देखेंगे, इसके पीछे का क्या क्या इसका योगदान है। उसके बाद एटीपी के एक्चुअली एटीपी में ही F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में F0 F1 पार्टिकल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा F1 और F0 F1 का अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि ये कैसे बना होता है। तो F0 जो होता है वो 3 यूनिट से बना होता है ABC, और ये जो होता है वो मतलब 5 यूनिट से बना होता है, मतलब F1। ये 3 यूनिट से बना होता है, ये 5 यूनिट से बना होता है। कैसे कैसे नाम है ये आपको थोड़ा सा, कौन डाइमर है कौन ट्राइमर है, ट्राइमर तो कोई नहीं है, डाइमर है, मोनोमर है। तो आते हैं हम देखते हैं। तो F0 F1 पार्टिकल्स को हम लोग एटीपी सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये आप कुछ बेसिक्स है वो देख लीजिए कि एटीपी सिंथेसिस को ही F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, या इसी को हम लोग ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं। ये क्रूशियल है किसके लिए, एटीपी प्रोडक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया through oxidative phosphorylation. The oxidative phosphorylation is the process by which ATP is produced in the mitochondria. ठीक है, using F1 F0 particles. क्लियर है? तो ये लाइंस आपको क्लियर होना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं। बोलता है कि दिस एंजाइम्स embedded in the inner membrane, inner mitochondrial membrane consisting of two primary component F0 and F1. अब इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो F0 F1 को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम्स क्या है, ये एटीपी सिंथेसिस क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ये सब चीज़ इसमें आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। ठीक है, तो अब हम आते हैं F0 के स्ट्रक्चर्स पे। तो F0 के स्ट्रक्चर्स में देखेंगे कि हमारा हम 1 by 1 करके देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो हम देख रहे हैं 1 by 1 करके। तो इसमें हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो देखेंगे। तो बोलता है कि ये F0 का पार्टिकल का लोकेशन क्या होगा। तो बोलता है कि ये इम्बेडेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, तो मान लीजिए इनर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, नहीं, और ये इनर मेम्ब्रेन हुआ। तो इनर मेम्ब्रेन में ही ये जो है वो झुका होता है। नहीं, इनर मेम्ब्रेन में अगर हम बोले तो इनर मेम्ब्रेन में ही ये है F0, ये रहा F0, ये रहा। ठीक है, बोलेंगे सर ये, हाँ मतलब ये मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आता है। ठीक है, आता है, मतलब उसमें हम दिखाएंगे आपको फिगर में, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये F0 ये ऐसे आता है, और ये जो हेड बनाता है वो F1 बोलते हैं इसको। तो F0 जो है ये है F0। ठीक है, और ये पार्ट्स जो है वो हम इसको क्या बोल रहे हैं, F1। नहीं, ये पार्ट्स भी F1 का ही है, यहां से लेके ये जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो बोलते हैं ये जो है ये क्या है सर, इनर मेम्ब्रेन में F0 का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो बोलता है कि इसमें मल्टीपल कंपोनेंट या सब यूनिट होते हैं। क्या क्या सब यूनिट होते हैं, जिसका नाम है A, B और C सब यूनिट। तो 3 नाम आपको दिमाग में रखना है, A, B, C। हाँ, उस F1 में जो होता है अल्फा बीटा होता है, नहीं, तो इसका नाम है AB और उसका नाम है अल्फा बीटा, हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ABC सब यूनिट पढ़िए। तो ABC में क्या कहता है कि बोलता है कि A जैसे यहाँ पे होता है, ये मान लीजिए A है, तो यहाँ पे B होता है, यहाँ पे क्या होता है B, और ये क्या है A का स्ट्रक्चर का अगर हम कलर चेंज कर दें तो ये है A। नहीं, तो A B हो गया, और बोलता है C यहाँ पे होता है, C का भी हम स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, तो C जो बोलता है वो यहाँ पे है। तो देखिए ऐसे ही होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि A जो है दोनों से जुड़ा हुआ है, किससे, B से भी और C से भी। नहीं, A सब यूनिट B से भी जुड़ा हुआ है, C से भी जुड़ा हुआ है, और C जो होता है वो ऐसे राउंड करके होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, तो 3 ही सब यूनिट है। बोलता है कि
ए सब यूनिट में आपको क्या ध्यान रखना है कि बोलता है फॉर्म्स द पार्ट ऑफ प्रोटॉन चैनल, ये प्रोटॉन चैनल का पार्ट होता है, एंड इंटरेक्ट विथ बी एंड सी सब यूनिट। तो बी सी से इंटरेक्ट है ना, नहीं। दूसरा देखेंगे बी सब यूनिट क्या है, बोलता है इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेटर। स्टेटर मतलब एक फिक्स होता है, ये फिक्स है, ये फिक्स करके रखता है। स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखता है। अब बोलता है सी सब यूनिट, ये क्या होता है, बोलता है सी ये है, ये मूव करता है, मतलब ये बोलता है कि टिपिकली अरेंज इन ए रिंग, जिसको हम लोग सी रिंग बोलते हैं। ये क्या है, रिंग में अरेंजमेंट होता है जिसको हम सी रिंग बोलते हैं। दे रोटेट्स एज प्रोटोन पास, ये रोटेट करता है जब प्रोटोन पास करता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन से जब प्रोटोन पास कर रहा है, साइटोसोल में आ रहा है, आगे के स्ट्रक्चर्स में बताएंगे। तो ये इसी के रोटेशन से मूवमेंट होता है। क्लियर है, ठीक है। थ्रू द F0 कंपोनेंट, F0 कंपोनेंट से ये पास करता है। बोलेंगे सर ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा क्या? हाँ, बेसिकली आपको याद रखना है बी ए सी, नहीं, ए मिडिल में होगा जो बी से भी कनेक्टेड है और सी में है। सी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, बी स्टेबलाइजेशन के लिए जरूरी है, ये प्रोटॉन चैनल का पार्ट है, नहीं। हाँ, इसका हायर स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे आगे। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटॉन चैनल को ये करता है, तो इसके फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं। तो इसका फंक्शंस जो है ये प्रोटॉन चैनल्स है। F0 फॉर्म्स द, F0 क्या होता है, बेस होता है ना, ये पकड़ के रखता है। तो फॉर्म्स द प्रोटॉन कंडक्टिंग चैनल्स that allow proton H+ to flow from the inner membrane space into the mitochondrial matrix। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है, मतलब ये अगर आउटर मेम्ब्रेन है और ये अगर इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको अगर आप इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन में ही क्रिस्टी होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्रिस्टी है, नहीं, क्रिस्टा तो यहीं पे हो रहा है ना, तो अगर इसको आप क्रिस्टी को बोल रहे हैं कि ये क्रिस्टी है, तो इसी पे है ये F0 F1 पार्ट के लिए यहाँ पे। तो यहाँ से ये ऐसे है, तो बोलता है कि ये स्पेस तो खाली है। ये जैसे स्पेस हम देखेंगे, ओह कट किया, तो इसमें थोड़ा सा हम आपको बता देता है, ये जरूरी है थोड़ा। देखिए, ये अगर आउटर मेम्ब्रेन हुआ और ये अगर इनर मेम्ब्रेन हुआ, तो ऐसे ही क्रिस्टी होता है ना, और इस पे अगर F0 F1 का पार्टिकल है, ठीक है। तो बोलता है कि प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, किधर से किधर प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है। सो देख लीजिए, इंटरमीडिएट स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो ये तो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट स्पेस है, तो प्रोटॉन यहां से यहां आएगा, H+ यहां पे आएगा, नहीं, तब इसका सी जो रिंग है वो घूमता है, सी रिंग घूमता है, इसी से ये प्रोटॉन को पास करता है। क्लियर है? हाँ, इसी को हम अच्छे स्ट्रक्चर्स में आपको दिखा रहे हैं। द रोटेशन ऑफ सी रिंग्स, द फ्लो ऑफ प्रोटॉन ड्राइव द रोटेशन ऑफ सी रिंग्स। जैसे ये प्रोटॉन आता है, सी रिंग्स जो इसमें जुड़ा हुआ है, जैसे हम बताए थे ना कि एक बी होगा, एक ए होगा, जो इससे भी जुड़ा होगा और जो सी से भी जुड़ा होगा। सी जो है वो एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, नहीं, ये घूमता है ऐसे करके। तो जैसे ही प्रोटॉन पास करेगा, ये हाँ बोलेंगे यहाँ पे प्रोटॉन आएगा कहाँ से सर, ये तो खाली जगह है, नहीं, यहाँ पे प्रोटॉन ETS के थ्रू आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनता है, जो बनाता है ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF, वो यहाँ पे जनरेट होता है, वो ETS से आता है। ETS के लिए आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ना पड़ेगा। क्रेब्स साइकिल में ये बताया जाता है कि ये कैसे प्रोटॉन यहाँ पे जमा हुआ। लेकिन ये प्रोटॉन जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं, तब वो रोटेशन ऑफ सी रिंग्स से तब जाके ATP का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो इसका ये फंक्शन है, ये आपने F0 पढ़ा। तो F0 में आपने क्या क्या पढ़ा, 3 सब यूनिट है, A, B और C। ABC का स्ट्रक्चर आप एक फाइनल देख लीजिए, यही है, ठीक है। अब बोलेंगे इसमें कैसे स्ट्रक्चर है सर, हाँ देख लीजिए, देखिए ये पार्ट्स A है, नहीं, और आपको दिख रहा है ना, आई होप सो आपको दिख रहा होगा। और ये जो है C है, ये जो है C है, देखिए यहाँ पे C लिखा हुआ है सब में, ठीक है। और ये B है, ठीक है। तो यही, तो यहाँ पे मतलब ABC 3 स्ट्रक्चर्स हैं। ये F0, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में ही इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो F0 में 3 सब यूनिट होते हैं, A, B, C। A जो होता है B से कनेक्टेड भी होता है और C से भी कनेक्टेड होता है। C जो होता है मेनली रोटेट करता है जब मूवमेंट ऑफ
H प्लस का होता है। कहाँ से? इंटरमीडिएट, ये इंटर स्पेस से मैट्रिक्स में जब मूवमेंट करता है तब इसी का रोटेशन होता है। जैसे देखिए ये मूवमेंट किया ना यहाँ से, ठीक है, तो ये रोटेट करेगा ऐसे। क्लियर है? तो बोलेंगे सर ये F, हाँ, तो ये F0 का है। ये जो आप देख रहे हैं ये F0 का स्ट्रक्चर है, और ये जो देख रहे हैं वो F1 का स्ट्रक्चर है। नहीं, तो F1 के स्ट्रक्चर में देख लीजिए क्या क्या होता है। अल्फा होता है, बीटा होता है, अल्फा बीटा अल्टरनेट होते हैं, अल्फा बीटा अल्टरनेट होते हैं, ट्राइमर होता है, 3 अल्फा होता है और 3 बीटा होता है, और ये तीनों क्या होते हैं? अल्टरनेट है, अल्फा बीटा, फिर उधर भी होगा, ये आपको नहीं दिख रहा है, आगे के फिगर्स में मैं आपको दिखाऊंगा। एक डेल्टा है, यहाँ पे देखिए ये डेल्टा है, और ये 2 चैनल है, एक गामा है और एक ईटा है। तो गामा जो है वो कनेक्ट होता है, गौर से देखिए, हम आपको F1 पढ़ा रहे हैं अभी आपको। तो F1 क्या होता है कि ये गामा जो है वो कनेक्ट कर रहा है किसको? F0 को F1 से, और ये इधर का बीटा जो है वो बैकबोन की तरह जुड़ा होता है। बीटा देख लीजिए कितना बड़ा है, ऐसे, ये बीटा है। बीटा जो है वो स्टेबल करके रखता है स्ट्रक्चर्स को। F1 जो है डायरेक्टली जुड़ा होता है किससे? गामा से। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक बार हम एक फिगर और आपको दिखाते हैं। देखिए ये 9 to 12 सीरिंग का नंबर दिया हुआ है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए। नहीं, अब इसमें हम आपको कुछ कुछ दिखा रहा है। एक तो पहले हम F0 के स्ट्रक्चर्स पे क्लियर कर लेते हैं आपको। तो F0 जो होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये F0 है, देख रहे हैं। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये रहा, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या क्या है सो देख लीजिए। तो ये C है, C हम बोले आपको रिंग की तरह होता है, नहीं, यहीं से H प्लस जो है वो जाता है, मूव करता है, जो यहाँ पे निकला, इसी से ये रोटेशन होता है। उसके बाद ये गामा है, और गामा के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये गामा है, ये गामा है, और ये एक ईटा है जो C रिंग से जुड़ा हुआ है। तो खास करके गामा जो है ये इंटर करता है इसमें, और ये हेक्सामर है। अल्फा के बाद बीटा होगा, बीटा के बाद अल्फा है, अल्फा के बाद बीटा है, बीटा के बाद अल्फा है, अल्फा के बाद बीटा है। तो देख लीजिए इसमें 3 अल्फा होंगे, 1 अल्फा, 2 अल्फा और ये 3 अल्फा, और 3 बीटा है, 1 बीटा, 2 बीटा और 3 बीटा। तो अल्फा 3 बीटा 3 बोलते हैं इसको F1 के स्ट्रक्चर में। तो F1 का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। एक हेड होता है जो जिसको हम जैसे हम बनाते हैं ना F0 का, कैसे बनाते हैं? ऐसे हेड बनाते हैं। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है, इसलिए आप ग्लोबुलर राउंड बनाए हैं। इसमें 3 अल्फा 3 बीटा होता है, एक गामा है, एक एप्सिलॉन है, और एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। तो यही इसका स्ट्रक्चर हुआ। हाँ, एटीपी जो आप यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक F1 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो एटीपी बीटा से यूनिट से ही जुड़ा हुआ है, मतलब एटीपी के सिंथेसिस में बीटा यूनिट का ही रोल है। बीटा ही एडीपी और पीआई को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, ठीक है। इसीलिए बीटा से ही आपको दिखाना, अल्फा से नहीं दिखा सकते आप, गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 3 यूनिट है, ए सब यूनिट, बी सब यूनिट यहाँ पे है, और सी सब यूनिट यहाँ पे है। ये हुआ F0 का स्ट्रक्चर, ये F0 का स्ट्रक्चर। तो ये बी सब यूनिट F0 में ही है, ए सब यूनिट बी से भी जुड़ा होता है और सी से भी जुड़ा होता है। क्लियर है? तो आपको अभी ये हमको लगता है कि ये मतलब सब चीज़ क्लियर हो गया। ये मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है, ये इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये इनर है। आउटर मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे होगा, यहाँ इनर मेम्ब्रेन स्पेस से H प्लस इंटर कर रहा है और निकल रहा है, कहाँ पे? मैट्रिक्स में, ठीक। अब मैट्रिक्स में ही ये एडीपी और पीआई से बीटा पकड़ के कन्वर्ट कर देता है किसमें? एटीपी में। अब बताइए आपको इस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए, ठीक है। तो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। हाँ, अल्फा बीटा अल्टरनेट होते हैं, एक अल्फा होगा तो उसके बाद बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, ऐसे करके। नहीं, कितने होंगे? 3 अल्फा और 3 बीटा। क्लियर है? F0 F1 के स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स जो आपका अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आप मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम आप बना सकते हैं उसको आपको डिमोन्स्ट्रेट करना है। क्लियर है?
तो ये स्ट्रक्चर्स आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका जब आप ये देखेंगे F0 में तो वही ये है कि इसमें जो वर्ड है एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स है। ये जो है क्या है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स है। 5 डिफरेंट सब यूनिट होते हैं इसमें। क्या क्या सब यूनिट होते हैं आपने अभी देखा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है और एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर्स, हाँ 3, इसमें अल्फा 3 और बीटा 3 ये आपने देखा है। एक गामा है, एक डेल्टा है और एक एप्सिलॉन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। हाँ, ये प्रोजेक्टेड इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि मान लीजिए क्रिस्टी ऐसे हुआ, नहीं ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर क्रिस्टी से बाहर, तो ये मैट्रिक्स है ना, इसीलिए लिखा हुआ है कि प्रोजेक्टेड इनटू मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स में रहता है। क्लियर है? नहीं तो ये स्लाइड आपका क्लियर है, ये स्ट्रक्चर्स क्लियर है आपका। हाँ, इस स्ट्रक्चर्स के बारे में अलग अलग है कि किसका क्या काम है, तो ये भी लिखा हुआ है। ये सब देखिए आप पढ़ लिए, उसी स्ट्रक्चर से आप पढ़े हैं, तो आपने देखा क्या है कि अल्फा बीटा का क्या क्या फंक्शन है। तो ये आप इसके फंक्शंस के बारे में अभी आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स में। तो स्ट्रक्चर्स में आपने क्या देखा है अभी, अब वो थोड़ा सा ये कर लीजिए कि अल्फा बीटा सब यूनिट होते हैं। तो अल्फा बीटा सब यूनिट जो होते हैं वो हेक्सामेरिक रिंग होता है, अल्फा 3 और ये अल्टरनेट होता है। ये क्या होता है, मिडिल में होता है, सेंट्रल स्टॉक उसको बोलते हैं। ये अल्टरनेट है, दैट अल्टरनेट अराउंड द सेंट्रल स्टॉक। अल्फा बीटा, पहले अल्फा होगा, उसके बगल में बीटा होगा, फिर अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, नहीं फिर उधर फिर अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, ऐसे करके अरेंज होते हैं। आपने देखा ना 6 यूनिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यूनिट होते हैं। उसको बोलता है गामा सब यूनिट। गामा जो है एक्सटेंड होता है, बोलता है ये एक्सटेंड्स इनटू द सेंटर अल्फा 3 बीटा 3 रिंग कनेक्ट्स द F1 कंपोनेंट टू द F0 कंपोनेंट। यही कनेक्शन का काम करता है। आप फिगर में देखें, नहीं देखे हैं, यही जो कनेक्टर होता है किससे, F0 से। ये इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गामा। गामा के बगल में एप्सिलॉन होता है, ठीक है। गामा के बगल में एक और होता है ना, जिसके बगल में एप्सिलॉन होता है यहाँ पे। तो एप्सिलॉन और थीटा एक ही होता है। इन्वॉल्व द स्टेबलाइजिंग द कॉम्प्लेक्स, ये भी जो गामा है स्टेबलाइजिंग पूरा कॉम्प्लेक्स को। और यहाँ पे जुड़ा होता था ये बी सब यूनिट ऑफ F0, और यहाँ पे गामा होता है, ये सॉरी गामा बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा सब यूनिट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। तो स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड है चूंकि, तो इसलिए मैंने आपको फिर से एक स्ट्रक्चर्स दिया है। ये देख लीजिए, ये गामा है, ये एप्सिलॉन है, ये डेल्टा है, अल्फा बीटा, ये तीनों जो है वो किसका यूनिट है, F0 का। अभी आप बताइए, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया ना। ये F0 का यूनिट है, ये F1 का यूनिट है, और F1 में ये अल्फा 3 बीटा 3, ठीक है, ये दोनों है। उसके बाद आपका डेल्टा है, ये जो है वो कनेक्शन जोड़ता है F1 को F0 को जोड़ के रखता है। ये गामा जो है वो किसको जोड़ के रखता है, F0 को F1 से जोड़ के रखता है, ये एप्सिलॉन, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर्स है जो इसके स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो आई होप सो आपका स्ट्रक्चर्स जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बाद में भी लिख कमेंट्स में बता सकते हैं कि हाँ ये स्ट्रक्चर्स में क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। उसके बाद यही स्ट्रक्चर्स है। ये फिगर मैंने आपको दिया है कि ये फिगर का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि इस फिगर में क्या क्या आपको बनाना है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। देख लीजिए, अल्फा बीटा और ये इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, नहीं ये आपका गामा है। ये बी जो यूनिट है, ये जो ABC, ये तीनों जो है वो किसका है, F0 का पार्ट है, और बाकी जो है वो है, इसमें 2 है, ये स्टैटिक्स है, जो भी येलो कलर का है वो क्या है, स्टैटिक्स है। और C जो रिंग्स है गामा, C और गामा ये दोनों रोटेट्स करते हैं मूवमेंट में। जब ये पास होता है H+, तब ये क्या करते हैं, रोटेट्स करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, ठीक है, आई होप सो। उसके बाद आते हैं, ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से बना लीजिए। F1 का पार्टिकल क्या है, F1 का जो फंक्शंस है वो कैटालिटिक फंक्शंस है। ये कैटालिटिक फंक्शंस है, मतलब बीटा सब यूनिट प्रोसेस। ये बीटा सब यूनिट याद रखिएगा, यही ATP सिंथेसिस में भाग लेता है, एकदम दिमाग में रखिएगा, आपको पहले भी दिखा दिया गया है।
बोलता है रोटेशन ऑफ द अल्फा सब यूनिट, ये F1 का पार्ट है अल्फा सब यूनिट, ड्राइवन बाय द प्रोटोन ग्रेडियंट includes the conformational change in the beta subunit. बीटा चेंज सब यूनिट में चेंज होता है, वही चेंज ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है ATP में। क्लियर है? आपको ये सब चीज़ पढ़ाया गया है, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस में क्या क्या होता है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले प्रोटोन ग्रेडियंट बनाना पड़ता है जो ETS बनाता है। तो प्रोटोन ग्रेडियंट कहाँ पे बनता है? इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, जैसे आप स्पेस देखेंगे तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इस स्पेस में H+ का पहले ग्रेडियंट बनता है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जनरेट द प्रोटोन ग्रेडियंट बाय पंपिंग प्रोटोन इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो देखिए यही है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये ETS के थ्रू जाता है। पहला आप ये काम है। उसके बाद बोलता है प्रोटोन का फ्लो होता है, कहाँ होता है? बोलता है प्रोटोन फ्लो बैक इनटू द मैट्रिक्स। ये फिर से प्रोटोन कहाँ आएगा? बैक इनटू द मैट्रिक्स। ठीक है, ये यही से ये होता है F0 कंपोनेंट ड्यू टू ग्रेडियंट, ये सी रिंग्स के घूमने से, रोटेट होने से वो आता है। ये दो चीज आप पढ़े हैं तो आप समझ गए ना कि ETS के थ्रू इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा, पहले ये चीज आपको दिमाग में रखना है, वहां से फिर बैक इनटू द यहाँ पे आएगा और यहीं पे ATP का सिंथेसिस होता है। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। उसके बाद है मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बोलता है द रोटेशन ऑफ द सी रिंग्स, ये जो सी रिंग्स का रोटेशन है causes the attached sigma unit to rotate within the F1 component। F0 का सी रिंग्स रोटेट करता है, F1 का सिग्मा रोटेट करता है। दिस रोटेशन ड्राइव कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द बीटा सब यूनिट ऑफ द F1 पार्टिकल्स फैसिलिटेटिंग द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड PI। यही दोनों मिलके ATP बनाता है। किसका किसका रोटेशन हो रहा है? फिगर में क्लियर दिखाया गया है। एक तो सी रिंग का रोटेशन होता है और एक सी रिंग जो है पार्ट है किसका? F0 कंपोनेंट का, और सिग्मा यूनिट जो है वो ये सिग्मा बोलते हैं, गामा यूनिट जो है इसका भी रोटेशन है, इसका रोटेशन वो F1 यूनिट है। दोनों के रोटेशन से ही बीटा सब यूनिट के में कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है जो ATP को पकड़ के ATP बना देता है, ADP और PI को पकड़ के ATP बना देता है। ATP बनाने के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है, ये भी एक काम है जिसको बोलते हैं ATP रिलीज। यहाँ पे क्लियरली लिखा है द कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द बीटा सब यूनिट अल्टर्स बाइंड द एंड अल्टर बाइंड alternately bind and release ATP, ensuring continuous production of this essential energy molecules। बोलता है जब तक ATP रिलीज नहीं करेगा, फिर से कन्फॉर्मेशन में नहीं आएगा, तो फिर से अल्टर नहीं होगा, तो फिर से कैसे बाइंड करेगा? तो फिर से बाइंड करता है और ATP को रिलीज करता है। तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते रहता है जब तक प्रोटोन मोटिव फोर्स काम करता है। क्लियर है आपका? तो ये मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस हो गया। तो ये आपका क्रिस्टी में ही हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, आप कोई सब्जेक्ट को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, हम आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको कैसे लिखना है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखने के लिए आपसे जितना पूछा जा रहा है, जो चीज़ पूछा जा रहा है उसी को आप लिखेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स जैसे आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और एक ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन ही फोल्ड कर रहा है, नहीं, इनर मेम्ब्रेन ही फोल्ड कर रहा है। तो इसके बीच में जो ये पार्ट्स है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में जनरली क्रेब्स साइकिल होते हैं, उसके एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है जो सर्कुलर होता है, राइबोसोम जो 70S होता है, tRNA और वेरियस आयंस होते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट से रख सकते हैं। यहाँ पे जो है क्रेब्स साइकिल का साइट है, ये फैटी एसिड ऑक्सीडेशन यहीं पे होता है। जनरेशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स जो होते हैं NADH और FADH2 यहीं पे जनरेट होते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए ये NADH और FADH2 क्रेब्स साइकिल में जनरेट होते हैं, जो क्रेब्स साइकिल इसी के मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो इसी में यूरिया साइकिल भी होता है, नहीं, ये इन्वॉल्व होता है किसमें? फोटो रेस्पिरेशन भी, ये सब फंक्शंस में आ जाएंगे इसके। तो ये दो चीज़ मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? तो सर्कुलर DNA होता है, ये होता है F1 पार्ट, F0 F1 पार्टिकल का ये होता है, वहाँ पे F1 जो होता है मैट्रिक्स की तरह ही एक्सपेंड होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। ये दोनों प्रोसेस है,
प्रोसेस और भी बहुत सारे कुछ होते हैं, तो ये मैट्रिक्स में आप इतना लिख सकते हैं आप। उसके बाद आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो डीएनए कैसा होता है कि बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना आरएनए होता है, ओन राइबोसोम्स, और ओन राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S के होते हैं, याद रखिएगा ये, ठीक है, सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स, ठीक है। सिंथेसाइज इन सम ऑफ इट्स ओन प्रोटीन्स विद इन द मैट्रिक्स। तो राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन का सिंथेसिस, तो ये लाइन लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये राइबोसोम है इसका। उसके बाद सॉरी ये उल्टा हो गया, राइबोसोम उसमें ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें आप याद रखिएगा इसमें सर्कुलर डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, इस टाइप का डीएनए, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर हुआ। इसमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए मतलब इसका कोई इंड नहीं होता, इस टाइप का, ये हुआ सर्कुलर, इसका कोई ओपन इंड नहीं होता। लीनियर में इंड होता है, ये एक इंड एक ये इंड, ठीक है। तो और ये जो अगर डीएनए है तो डीएनए से कि फिर क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो ये आरएनए भी बनता है, टीआरएनए होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ठीक है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, इसमें आपको हेरिडिटी, मतलब आगे आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, या इस पर भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो बोलता है कि जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वो मैटरनली इनहेरिटेड इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में पढ़ते हैं तो फीमेल के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जैसा कैरेक्टर है वही जाएगा चाइल्ड में, वो इस टाइप से मतलब बहुत सारे आपको पढ़ना है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आपको डिटेल्स पढ़ना है, उसमें माइटोकॉन्ड्रियल भी पढ़ते हैं। तो इसका जो इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनली इनहेरिटेड होता है, एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा। डीएनए सर्कुलर होता है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसमें। उसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में आप एक चीज़ जोर ध्यान रखिएगा कि ये ईटीएस का कंपोनेंट है। ईटीएस में कॉम्प्लेक्स होता है प्रोटीन का 1 to 5, जिसमें 5वां नंबर जो कॉम्प्लेक्स होता है, 1 to 4 तो कॉम्प्लेक्स होता है, अब 5वां नंबर जो होता है वो एटीपी सिंथेटेज होता है, नाम है इसका। तो एटीपी सिंथेसिस ये कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 आता है, 1 से 4 तक, चारों का नाम है, इंजाइम का नाम से जुड़ा हुआ है। और एटीपी सिंथेटेज जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 होता है। ये भी पूछता है मेडिकल में, नीट में कितना बार पूछ चुका है। एंड वेरियस ट्रांसपोर्ट दैट रेगुलेट द पैसेज ऑफ मेटाबोलाइट्स एंड इन एंड आउट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कोई आएगा कोई जाएगा, इसके लिए बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में, वो आप मेम्ब्रेन प्रोटीन देखे भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस स्ट्रक्चर्स में डाल सकते हैं। उसके बाद ओवरऑल एक आप लास्ट में पहुंच गए हैं, समरी पे पहुंच गए हैं। तो आप जो पढ़े हैं देख लीजिए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विथ डिस्टिंक्टिव आउटर और इनर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, ये डिस्टिंक्टिव आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद आपने देखा है कि इसमें क्रिस्टी है, मैट्रिक्स है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और इफिशियंसी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन है, ये इसका एक मेन फंक्शन है। थ्रू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये एक प्रोसेस है, व्हाइल आल्सो प्लेइंग द अदर सेलुलर प्रोसेस लाइक सिग्नलिंग में काम करता है, डिफ्रेंशिएशन में काम करता है, एपोप्टोसिस में काम करता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बहुत सारे लॉट ऑफ फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया एक बिग टॉपिक्स, लेकिन आपको 30 मिनट्स में ही लिखना है। तो आप तो पहले एक बार वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, और उसको देखने के बाद जो आपको लगेगा कि हाँ 30 मिनट्स में हम कैसे लिख सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट है, फिगर्स बनाना है, तो लास्ट में हम आपको इस फिगर्स पे ले चलते हैं। जब हम स्टार्ट किए थे तब भी आपको यही फिगर्स दिए थे, नहीं अभी आपको क्लियर है ना, ये सी रिंग है, ये ए है, नहीं देख रहे हैं, ये बी है, अल्फा बीटा का सब यूनिट है, अभी आपको क्लियर दिख रहा है। ये रोटेशन लिखा हुआ है तो मतलब वो घूमता है जिससे फ्लो होता है H+ का, नहीं। उसके बाद ये फिगर इसका F1 का है। आपको अब ये फिगर्स जो पहला हम फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट किए थे वो फिगर्स आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर आपको ये फिगर्स क्लियर है अभी, तब इसका मतलब है कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छा से समझा है, अपने स्ट्रक्चर्स को समझा है। आपको अगर ये फिगर क्लियर नहीं है तो आप फिर से रिपीट करके इस चीज़ को देखिए, पेशेंसली देखिए, भगा के मत देखिए, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और इतना देर आप बैठे हैं, नहीं, इसके लिए आपको थैंक यू तो जरूर मिलता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए,
और आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी पढ़ाई का कॉन्सेप्ट है, आप लिख भी सकते हैं कि सर कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप क्वेरीज में लिख सकते हैं कमेंट्स में। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 25 बैच के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। आप जरूर बहुत अच्छे से पढ़िए, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। नोट्स कैसा भी हो सकता है, हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, नोट्स आप खुद से बनाइए। हाँ, इसका जो मटेरियल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। और अच्छे से बनाइए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जरूर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक इसको फिनिश करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वाला आ जाएगा, फिर आप इसको फिनिश करके नहीं रखेंगे तो दिक्कत है। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, गुड नाइट।